नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक सीरीज़, जिसमें हम परीक्षा वाणी के MCQs को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसमें परीक्षा वाणी हिस्ट्री की अभी तक हमने 16 क्लासेस कवर कर ली हैं और इन 16 क्लासेस में हमने 800 MCQs को कवर किया है। आज हम हिस्ट्री की 17वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज के माध्यम से परीक्षा वाणी की जो MCQ की आपकी बुक है उसमें पूरी हिस्ट्री का पोर्शन इन MCQ के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम कवर नहीं करते, इनके साथ जो आपके फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आपका रिवीजन भी होता रहे और जो उत्तराखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है परीक्षा वाणी, वो आपके MCQ के रूप में भी कंप्लीट हो जाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ एक और बात, काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स थे कि जो परीक्षा वाणी की थ्योरी वाली किताब है उसके भी नोट्स को एक बार दोबारा से हम यहाँ पर कंप्लीट किताब को कवर करें। तो अभी हमारी जो हिस्ट्री के MCQs हम कर रहे हैं परीक्षा वाणी के, ये खत्म होने वाले हैं। इसके बाद एक तरफ हमारी परीक्षा वाणी MCQ में जो विभिन्न चैप्टर्स हैं वो चलती रहेगी और दूसरी तरफ आपकी जो परीक्षा वाणी है सबसे नया एडिशन है, जिसके हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स को कवर किया था, उसकी पूरी थ्योरी के नोट्स हम एक बार फिर से कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जैसे हमने एक बार पहले भी कवर किया था। नई परीक्षा वाणी में कई सारी चीजों को नया जोड़ा गया है, तो उनके माध्यम से उन नोट्स को लेकर के बहुत जल्द पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज हम यहां पर कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है आपने बताना है। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद, इसे चंद करना, गरुड़ ज्ञानचंद प्रथम चंद शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। तो ये वाला बिंदु आपका सही है। महाराजा धीराज या राजधीराज महाराज, इस उपाधि को धारण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। 1540 के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने स्वयं को महाराजा धीराज कहा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो गरुड़ ज्ञानचंद है इसका टाइम पीरियड 1374 से लेकर 1419 के बीच में माना जाता है। ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र मिला है 1391 का, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र इसे कहा जाता है और इसी 91 के ताम्रपत्र में इसको महाराजा धीराज कहा है स्वयं ने। ठीक है, तो 1540 नहीं होगा, 1391 होगा। सेकंड वाला गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था। ज्ञानचंद को प्रथम या गुरु ज्ञानचंद, यहां पर ये गरुड़ होगा। जो ज्ञानचंद है, क्योंकि आप जानते हैं दो ज्ञानचंद होते हैं चंद वंश में, इस वाले ज्ञानचंद को ज्ञानचंद प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ जो उपनाम है वो ज्ञानचंद प्रथम के साथ ही जोड़ा जाता है। ज्ञानचंद ने एक उड़ते हुए गरुड़ को मारा था, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। ये वाला बिंदु भी सही है। पेपर में आता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसे तराई भाबर की जागीर भी प्रदान करी थी। एक और क्वेश्चन गरुड़ ज्ञानचंद को लेकर यहीं पर याद कर लीजिए। नीलू कठायत, ये किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद यानी ज्ञानचंद प्रथम का ही सेनापति था। एक और क्वेश्चन, चंद वंश में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला राजा भी कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में हो गई थी? यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पेपर में आया था कि इनमें से कौन सा पवार शासक है जिसकी मृत्यु नदी में डूबने की वजह से हुई थी? तो नदी में डूबने की वजह से यानी नाव दुर्घटना इसकी हो गई थी और ये डूबकर यहां पर इनका निधन हो गया। राजा का नाम है श्याम शाह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। श्याम शाह की बात करें तो 1611 से लेकर 1631 तक ये शासन करते हैं। इनका नाम जहांगीरनामा में हमें देखने को मिलता है। जहांगीरनामा में इनको जमींदार श्याम शाह, राम शाह, इन सब नामों से संबोधित किया गया है। एक क्वेश्चन श्याम शाह को लेकर पूछा गया था कि मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार राजा कौन है? इन फैक्ट को भी साथ साथ में लिखते हुए जरूर चलें। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, क्वेश्चन को लिख लीजिए वन लाइनर में और उसके नीचे फैक्ट के रूप में इन सब लाइंस को लिखते हुए चलें।
मुगलों से भेंट करने वाला पहला राजा भी श्याम शाह है। श्याम शाह ने 1621 में जहांगीर के साथ मुलाकात करी थी। आगरा में यह मुलाकात हुई थी। जहांगीर ने किस पंवार शासक को हाथी घोड़े आदि उपहार में दिए गए, तो वो भी आपका किससे संबंधित है? श्याम शाह से संबंधित है। ठीक है। इनकी मृत्यु कहा जाता है अलकनंदा नदी में डूबने से इनकी मृत्यु होती है। नाव में सवार थे, नाव का दुर्घटना हो गया, डूब गई और ये भी साथ में डूब गए। ठीक है। इन्हें श्याम शाह को पंवार वंश का विलासी राजा माना जाता है। घमंडी राजा किसको कहते हैं पंवार वंश में? इन्हीं को कहते हैं। इसके अलावा ये एकमात्र गढ़वाली शासक हैं, पंवार शासक हैं, जिनका जिक्र महासू देवता की आरती में आता है। ठीक है। गढ़वाल का तुगलक भी श्याम शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद राजा त्रिमल चंद को राजा बनाने में निम्न में से किस पंवार राजा ने मदद करी थी? तो देखिए, त्रिमल चंद को कुमाऊं का शासक बनाने में किसके द्वारा मदद करी गई? यह मदद भी श्याम शाह ने दी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, कुमाऊं में लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर बैठते हैं दिलीप चंद। ठीक है। दिलीप चंद का ही भाई था त्रिमल चंद। दिलीप चंद की मृत्यु काफी जल्दी हो जाती है, क्षय रोग से इसका निधन हो जाता है। दिलीप चंद के बाद उसका बेटा विजय चंद गद्दी पर बैठता है। विजय चंद के गद्दी पर बैठने के बाद जो वास्तविक सत्ता थी वो हाथ में चली जाती है शकराम कार्की और पीरू घुसाई और विनायक भट्ट के हाथों में। और इन तीनों जो दरबारी थे, इन्होंने षड्यंत्र के जरिए विजय चंद के जो सीनियर्स थे, यानी जो उसके चाचा लोग थे, जिसमें त्रिमल चंद भी शामिल था, इन सबको मारना शुरू कर दिया। त्रिमल चंद का एक भाई और था जिसका नाम नीला गोसाई था, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। त्रिमल चंद किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहां से भागने में सफल हो जाता है और गढ़वाल के शासक श्याम शाह के दरबार में आता है श्रीनगर में और यहां पर शरण लेता है। बाद में श्याम शाह इसकी मदद करते हैं और इसी की मदद से जो वो तीनों षड्यंत्रकारी थे, पीरू गुसाई शकराम कार्की, उन सबको ये मरवाता है और कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। एक और भाई था त्रिमल चंद का, जिसका नाम था नारायण चंद। वो जाता है डोटी भागकर, ये गढ़वाल में शरण लेता है, वो डोटी में शरण लेता है। ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो आपने याद करनी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे त्रिमल चंद और श्याम शाह का संबंध क्या था। ठीक है। इन्हीं दोनों को लेकर एक क्वेश्चन और आता है कि किस पंवार शासक के काल में चंद और पंवारों के बीच संबंध काफी अच्छे थे? तो आप कहेंगे श्याम शाह के काल में। ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुई थी? देखिए, टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में हो जाती है। सुदर्शन शाह टिहरी को अपनी राजधानी बना लेते हैं, लेकिन इनको जो स्थायी सनद यानी स्थायी अधिकार दिया जाता है टिहरी पर, वो दिया जाता है 4 मार्च 1820 को। 4 मार्च 1820 को इनको अधिकार पत्र दिया जाता है कि टिहरी पर इनका अधिकार है और इनके बाद इनके वंशजों का अधिकार है। तो वो कब मिला था? 4 मार्च 1820 को। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर टिहरी पर सुदर्शन शाह और उनके वंशजों का अधिकार माना, तब आप इसी तिथि को बताएंगे। ठीक है। कतूरी प्रशासन के अधिकारी और उनके उपनाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। जो महाकर्ता कृतक होता था, यह कौन होता था? उच्च निरीक्षक होता था। महादंड नायक ये प्रधान न्यायाधीश होता था। महाप्रतिहार ये प्रधान रक्षक होता था। जो सृष्टि नामक अधिकारी होता था, ये ग्राम सेठ नहीं नगर सेठ होता था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ग्राम के स्थान पर क्या होगा? नगर सेठ होगा। ठीक है। और जो प्रमुख कतूरी वंश के या कतूरी शासनकाल के दौरान अधिकारी थे, कई बार हमने इनके बारे में बात करी है। लास्ट वीडियोस में भी हमने कई बार देखा है कि एक अधिकारी होता था उदाधिक। ये किस प्रकार का होता था? यह सुप्रिटेंडेंट होता था कतूरी काल में। एक अधिकारी है जिसका नाम होता था खंडपति। यह खनिजों और वनों का रक्षक होता था। ठीक है, खंडपति। इसके अलावा एक होता था जिसे छूतक कहा जाता था। यह एक दूत होते थे। ठीक है। तो इस टाइप के अधिकारी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में भी आता है। तो इनमें से कौन है एकमात्र गढ़वाली शासक? अभी हमने ऊपर देखा था श्याम शाह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्याम शाह के बारे में हमने ऊपर कई सारे फैक्टों को कवर किया। एक फैक्ट और याद कर लीजिए, किस राजा के साथ उसकी 60 रानियां सती हुई थी? तो वो भी कौन था? श्याम शाह।
किस राजा के समय में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो भी आंसर क्या होगा, श्याम शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी नरेशों को निम्नलिखित में से किसने कलाविदों का शिरोमणि कहा था। तो टिहरी नरेश होगा यहां पर, और कौन सा टिहरी नरेश, सुदर्शन शाह, इसको याद रखना। ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को कहा था मूरक्राफ्ट ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मूरक्राफ्ट एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने तिब्बत की यात्रा करी, काफी प्रसिद्ध इसकी तिब्बत की यात्रा रही थी। उस समय तिब्बत जाने के लिए अधिकार या पहले अनुमति लेनी होती थी, बिना अनुमति के इसने तिब्बत की यात्रा करी। इसी मूरक्राफ्ट ने 1820 में टिहरी रियासत की यात्रा करी और सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि इसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करी, ये वाला बिंदु आपका सही है। पवारों की राजधानी श्रीनगर थी गोरखा आक्रमण से पहले। जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया, श्रीनगर अपने अधिकार में ले लिया और आधा राज्य सुदर्शन शाह का हड़प लिया। सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी कहां ले जानी पड़ी, टिहरी ले जानी पड़ी। दूसरा, 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई जो नेपाल में राजनीतिक बंदी थे, ये वाला भी आपका सही है। प्रीतम शाह प्रद्युमन शाह के भाई थे। जब गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह को यहां पर पराजित किया, उनकी मृत्यु हुई, उनके भाई प्रीतम शाह को अपने साथ बंदी बनाकर वो नेपाल ले जाते हैं, जहां से इनकी रिहाई 1817 में होती है। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन से पवार राजकुमार थे जो टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने के लिए मौलाराम के पास, वो यही प्रीतम शाह थे। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट टिहरी में आया था, ये वाला बिंदु भी आपका सही है। इसी समय इसने यात्रा करी। सभी कथन आपके सही हैं। ठीक है, और हमने इन स्टेटमेंट्स को और डिटेल में यहां पर देखा। नेक्स्ट है, किस चंद शासक के कार्यकाल से चंद वंश का अल्मोड़ा काल प्रारंभ होता है। देखिए, चंद वंश की दो प्रसिद्ध राजधानियां रही, एक रही आपकी चंपावत और एक राजधानी थी इनकी अल्मोड़ा। तो जब तक ये चंपावत में शासन करते रहे उसे चंपावत काल कहा गया, और जब ये अल्मोड़ा में आ गए उसे अल्मोड़ा काल कहा गया। तो किस राजा के टाइम पर यहां से यहां पर आया गया था, ये राजा था आपका भीष्मचंद्र। राजधानी परिवर्तित किसने करी थी, भीष्मचंद्र ने करी थी। ऑप्शन ए। और किसके काल में, प्रॉपर तरीके से इसके काल में बन नहीं पाई थी अल्मोड़ा राजधानी, राजधानी ट्रांसफर इसने करी थी, लेकिन जो राजधानी बनी वो बनी थी बालो कल्याण चंद के काल में। ठीक है, कत्यूरी शासन के प्रमुख पदनाम और उनके कार्यों के संबंध में क्या सही नहीं है। फिर से यहां पर आपको बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, सरभंग जो होता था एक घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो सरभंग नामक अधिकारी होता था यहां प्रमुख तीरंदाज होता था, यानी शूटिंग का अधिकारी होता था। ठीक है, घुड़सवार सेना का नहीं। उदाहतिक सुप्रिटेंडेंट होता था, कुमार अमात्य राजकुमारों के मंत्री होते थे। ठीक है, जो राजा के मंत्री होते थे उनको राज अमात्य कहा जाता था, और जो राजकुमारों के होते थे उनको कुमार अमात्य कहते थे। क्षेत्रपाल क्षेत्राधिकारी को कहते थे। बाकी तीनों सही हैं, पहला वाला गलत है। 1803 में गढ़वाल में आया भूकंप जिसमें श्रीनगर राजा का महल भी टूट गया था, उस समय कुमाऊं का सूबा कौन था। अब ये क्वेश्चन तो पेपर में पूछा गया है कि किस वर्ष भीषण भूकंप और बाढ़ के कारण श्रीनगर में जो अजयपाल का महल था वो टूट गया था। तब आंसर आपने क्या किया था, 1803। अब क्वेश्चन ये है, उसी में एक स्टेप और जोड़ दिया गया कि उस समय कुमाऊं का सूबा कौन था, क्योंकि कुमाऊं में चंद राजा तो उस समय है नहीं, गोरखाओं का शासन है, और गोरखाओं में वहां पर उस समय काजी गजकेसर पांडे का शासन था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और फिर इसी वर्ष 1803 में ही गोरखा इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और 1804 में गढ़वाल को जीत लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के राजा ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रवाई, टकनौर, चिल्ला, देवप्रयाग में 4 थानों की स्थापना करी थी। तो किस राजा ने अपने शासनकाल में 4 थानों की स्थापना करी थी, यह था प्रताप शाह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
4 थाने इसने बनाए थे। 1873 में भूमि व्यवस्था भी करी थी टिहरी के अंदर, जिसमें पूरी टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी यही करते हैं। इन 4 थानों में एक एक थानेदार को नियुक्त कर देते हैं, इसको भी ध्यान रखना। पुलिस विभाग किसने बनाया टिहरी में? तो भी प्रताप शाह आंसर होगा। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल भी टिहरी में सबसे पहले इन्होंने खोली, पहला प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने खोला और खैराती अस्पताल भी सबसे पहले इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कुमाऊं के बुनकरों से लिया जाने वाला कर टानकर को निम्न में से किस सुब्बा ने लगाया था? देखिए, जो टान कर था यह एक कपड़ा कर था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कौन सा कर है जो कपड़ा कर था, तो आप कहेंगे टान कर। कपड़ों या बुनकरों से लिया जाता था कपड़ों के लिए। ठीक है, इस कर को टांड कर भी कहते हैं। और इस कर को किसके द्वारा लगाया गया? तब आप कहेंगे रुद्रवीर सिंह जो सुब्बा था इसने लगाया था। देखिए, रुद्रवीर सिंह 1802 में कुमाऊं का सुब्बा बना था और इसके द्वारा इस टैक्स की शुरुआत करी गई। नेक्स्ट है, 5 रुपए प्रति जूला के हिसाब से निम्नलिखित में से किस गोरखा सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था? अब इतना क्वेश्चन तो पेपर में बना है कि गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था, तब आप आंसर करते हैं कुशही कर लगाया था। अब क्वेश्चन ये है कि किस गोरखा ने लगाया? ये लगाया था बमशाह ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस वर्ष कुशही कर लगाया गया था? यह लगाया गया था 1797 में। उस समय गोरखाओं का सुब्बा कौन था? बमशाह था, इसको याद करना। ठीक है, सुब्बा बमशाह इसका नाम था। ये 1797 से 98 तक यहां पर सुब्बा रहता है और ब्राह्मणों पर ये कुशही नामक कर लगाता है। ठीक है, बेगार के संदर्भ में कुमाऊं के किस सुब्बा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसीलिए बोझ सिर पर रखो? देखिए, गोरखा काल से पहले कुमाऊं पर चंद राजाओं का शासन था और चंद राजाओं के काल में ज्यादातर जो षड्यंत्र होते थे वो ब्राह्मणों की तरफ से होते थे, जिसमें हर्षदेव जोशी हो गया या आपके दूसरे लोग इसमें हो गए। मोहन गुसाई हो गया जो मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठा। तो गोरखा काल में गोरखा इन लोगों से बदला लेते थे, ब्राह्मणों से बदला लेते थे इनके षड्यंत्रों के लिए, इसीलिए इन पर कुशही कर लगाया गया बमशाह के द्वारा 1797 में। बाद में जब 1799 में गोरखा का सुब्बा बना अजब सिंह खवास, इसने ब्राह्मणों को बेगारी में भी लगाना शुरू किया और कोई ब्राह्मण अगर मना करता बोझ उठाने से, कोई काम करने से, तो उसके लिए यह स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजा जाता, इसलिए जो बोझा है इनके सिर पर रखा जाए। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? पेपर में आया है, अंग्रेजों ने कहा, पवारों ने कहा, गोरखाओं ने कहा। तब आप आंसर करते हैं गोरखा। अब अगर इंडिविजुअल आ जाए किस गोरखा ने कहा, तो गोरखा सुब्बा अजब सिंह खवास ने कहा। 1799 में ये गोरखा सुब्बा था। ठीक है, तो कुशही कर कौन लगा रहा है आपको पता है, किस गोरखा सुब्बा ने लगाया? नाम हमने देखा बमशाह। यह स्टेटमेंट किसका है? अजब सिंह खवास का है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संबंध में नगर कोटियों का नरसंहार निम्न में से किस सुब्बा ने करवाया था? इस पूरी सीरीज में हमने कत्यूरियों से संबंधित डिटेल प्रश्नों को देखा, पवारों के संबंधित देखा, अंग्रेजों को देखा, विभिन्न राजवंशों के डिटेल प्रश्नों को देखा। आज आपको ज्यादातर गोरखा, गोरखा सुब्बा, उनके ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, नगर कोटियों का नरसंहार किस गोरखा सुब्बा ने करवाया था? यह करवाया था काजी नरशाही ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1793 में यह गोरखा सुब्बा बनकर आता है। इसी को लेकर जो प्रचलित कहावत है कि मंगल की रात और नरसाही का पाला, वो इसी काजी नरसाही से संबंधित है। जो मंगलवार शाही कांड हुआ था वो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस गोरखा सुब्बा के काल में मंगलवार का शाही कांड हुआ, तो आप कहेंगे काजी नरसाही। ठीक है, देखिए हुआ क्या था। जो नगरकोट है यहां पर कई सारे लोग बाहर से आकर काम करने लगे थे, किराए पर यहां पर काम करने लगे थे। इसको यह खबर मिली कि ये सारे लोग लोगों को भड़का रहे हैं, वहां के निवासियों को भड़का रहे हैं और गोरखाओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जो किराए पर आए थे उन्होंने वहीं की कुछ कन्याओं के साथ विवाह कर लिया, स्थायी रूप से बस गए। तो इसका जो शक था वो और ज्यादा मजबूत होने लगा। इसने उन सब लोगों की पहचान करवाई और एक मंगलवार की रात को उन सब लोगों को एक साथ मरवा दिया। इसी को कहा जाता है मंगलवार शाही कांड। इसको ध्यान रखना। और तभी से वो कहावत प्रचलित है, मंगल की रात और नरशाही का पाला। किससे संबंधित है? काजी नरशाही। बुखड़िया नामक नया कर निम्न में से किस चंद शासक ने शुरू किया था?
तो बुखुड़िया नामक नया कर ये रुद्रचंद ने शुरू किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था यानी 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स शुरू किया था? तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किस सुब्बा ने करवाया था? वो था सुब्बा जोगामल। ये कुमाऊं का पहला सुब्बा था और इसी के द्वारा बीसी व्यवस्था की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा सुब्बा जोगामल ने कुमाऊं पर मुंड कर भी लगाया था। क्वेश्चन आता है कुमाऊं में सबसे पहले मुंड कर किसने लगवाया? आप कहेंगे जोगामल ने लगाया। टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? चलिए देखते हैं। टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित हुए, गलत हो जाएगा, नरेंद्र शाह के काल में हुए थे। लिखित न्याय व्यवस्था के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण किया गया, यह भी नरेंद्र शाह के काल में हुआ और इस किताब को हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा था। अप्रैल 1947 में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया, यह आपका सही है। मानवेंद्र शाह अक्टूबर 1946 में राजा बने, इसके बाद जो घटना हुई वो सब इनके काल में हुई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मुस्लिम इतिहासकार यहिया बिन अहमद ने तराई भाबर क्षेत्र का किस नाम से उल्लेख किया है? तो यहिया बिन अहमद ने तराई भाबर क्षेत्र को महत्ताओं का देश कहा था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो अलग अलग मुस्लिम इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहासकार हैं, तराई भाबर को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे इब्न बतूता जो था उसने इसे कराचल कहा। इसके अलावा तैमूर ने इस क्षेत्र को कुटिल दर्रा यहां पर कहा इसके लिए। जो सैफुद्दीन था उसने कुपिल दर्रा कहा। ये कुछ अलग अलग नाम जो अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं। जो निजामुद्दीन अहमद थे उन्होंने दामन एक कोहो कहा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेपाल प्रशासन में सुब्बा से संबंधित कथनों में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। राज्यपाल या प्रांतपति को सुब्बा कहा जाता था, ये आपका सही है। यानी नेपाल नरेश का जो सामंत है जो यहां पर राजा कर रहा है वो होता था सुब्बा यानी सूबेदार एक टाइप का। ठीक है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नेपाल नरेश करते थे, ये बिंदु भी आपका सही है। सुब्बा के परामर्श के बिना नेपाल नरेश कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेपाल का जो नरेश होता था यह स्वैच्छिक होता था, यानी यह अपनी इच्छा से ही निर्णय लेता था। कभी कभी सलाह प्रधानमंत्री की होती थी, ज्यादातर यह अपने आप निर्णय लेता था। तो सुब्बा का परामर्श की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी यहां पर गलत है। जोगामल कुमाऊं का पहला सुब्बा था, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। कुमाऊं का पहला सुब्बा जोगामल। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कौन करवाता है? जोगामल। कुमाऊं में बीसी व्यवस्था किसने शुरू करी? जोगामल। और कुमाऊं में मुंड कर किसने लगवाया? जोगामल। ठीक है। टिहरी रियासत के राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? तो अगस्त समझौता ये होता है 29 अगस्त 1946 को, और यह समझौता नरेंद्र शाह के काल में हुआ था। अगस्त 46 में हो रहा है। मानवेंद्र शाह राजा अक्टूबर में बनने वाले हैं, तो ये किसके काल में हुआ है? नरेंद्र शाह के काल में। इस समझौते के तहत यह डिसाइड किया गया था कि प्रजामंडल को टिहरी रियासत के भीतर मान्यता प्रदान करी जाएगी। प्रजामंडल राजा के निर्णयों में, राजा के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और बदले में राजा के द्वारा जो इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके साथियों को, उनको रिहा कर दिया जाएगा। यह था अगस्त समझौता जो 1946 में हुआ। 1791 में किस नदी को पार कर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? अधिकार किया है 1790 में। इसको करेक्ट करना, 1790 में किस नदी को पार कर ये कुमाऊं में आए थे? तो आप कहेंगे काली नदी को पार कर, क्योंकि कुमाऊं और नेपाल के बीच में कौन सी नदी बहती है? शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1790 में इन्होंने इस नदी को पार किया था। उस समय नेपाल का शासक रण बहादुर शाह था और उसका जो संरक्षक था उसका नाम था चौतरिया बहादुर शाह, और जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था भीम सिंह थापा। उसी समय ये कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। कुमाऊं के राजा थे महेंद्र चंद। महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद्ध में पराजित कर देते हैं और कुमाऊं को जीत लेते हैं। गढ़वाल पर इन्होंने 1791 में आक्रमण किया, लेकिन लंगूरगढ़ से आगे ये नहीं गढ़ पाए। 1803 में ये गढ़वाल को जीत लेते हैं। 1803 में नेपाल का जो नरेश था वो विक्रम शाह था। ठीक है। जब कुमाऊं को जीता तब रण बहादुर शाह है, और जब गढ़वाल को जीत रहे हैं तब कौन है? विक्रम शाह है। ठीक है। नेक्स्ट है, दरबारी षड्यंत्र के चलते निम्न में से कब चंद राज्य में दीपचंद और उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी?
तो दीपचंद की हत्या किस वर्ष करी गई थी? मोहन चंद के द्वारा इन्हें बंदी बनाया गया था और 1777 में इनकी हत्या कर दी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1747 में दीपचंद गद्दी पर बैठते हैं और 1777 तक वो गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद उनको कैद कर लिया जाता है और चंद काल का जो कुख्यात जेल थी सिराकोट का किला, वहां पर उनको और उनके पुत्रों को कैद कर लिया जाता है, जहां पर कुछ समय बाद उनका निधन हो जाता है। 1777 आपने याद करना है। बाद में मोहनचंद गद्दी पर बैठता है और उसी समय जो हर्षदेव जोशी थे पंवार शासक ललित शाह के पास जाते हैं और उनको युद्ध करने का, आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। और जब ललित शाह मोहनचंद को 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध में पराजित कर देते हैं, उसी युद्ध के बाद अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाते हैं और इसी दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाया जाता है प्रद्युम्न शाह को। ठीक है, कतूरी शासन के संदर्भ में एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, एक तरफ पदनाम है, एक तरफ उनके कार्य। सूची को यहां पर मिलाना है, इस बार सही गलत नहीं बताना, सूची को मिलाना है। देखिए, खंडपति मैंने आपको कहा खनिजों का रक्षक और वन रक्षक होता था, यानी पहले का पहला है। प्रतिहार जो होता था यह महाअंगरक्षक होता था, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। भौगिक यह टैक्स अधिकारी होता था और दिव्यपति लेखक होता था, यानी 1 2 3 4 इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से किसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ये कहा जाता है पुरखू पंत को, जिसे पुरुषोत्तम पंत भी कहते हैं, और किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। निम्न में से किस गोरखा शासक को आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पूर्व काल में नेपाल के क्षेत्र में 24 ठकुराई होती थी, यानी 24 ठाकुरों का शासन होता था। इन्हीं में से एक छोटा सा क्षेत्र था जिसे कास्की नामक ठकुराई के द्वारा शासन किया जाता था, और इसी क्षेत्र में गोरखाओं का शासन था, जिसमें राजा द्रव्यशाह शासन करते थे। उन्होंने विस्तार करना शुरू किया और उन्हीं के वंशजों में एक हुए पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने पूरे नेपाल का एकीकरण किया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो 24 ठकुराई यहां पर थी, उनको 24 कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, कथन यहां पर दिए हैं, कौन सा सही है और कारण दिया है, कारण क्या कथन को साथ सही मैच करता है या नहीं करता? देखिए, रुद्रचंद को कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। रुद्रचंद को कुमाऊं का हर्षवर्धन कहते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, कारण दिया है रुद्रचंद संस्कृत से प्रेम तथा वह तलवार चलाने में माहिर था। तो देखिए, हर्षवर्धन की तर्ज पर रुद्रचंद भी संस्कृत प्रेमी था और तलवार चलाने में माहिर था, और इसीलिए इसे कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य यानी हर्षवर्धन कहा गया है। तो कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से इतिहासकार ने महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से संबोधित किया था? तो किसने कहा था रानी कर्णावती के लिए नाक काटी रानी? ये कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इन्हें। 1775 और 1778 में सिख सेना ने किस पंवार राजा के काल में दून क्षेत्र को लूटा था? क्वेश्चन आता है, सिखों के आक्रमण 1775 में और 1778 में 2 बार किस पंवार शासक के काल में हुए? ये हुए थे ललित शाह के काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये बी वाला विकल्प है। देखिए, ललित शाह गद्दी पर बैठते हैं 1772 में। इसके बाद सिखों के आक्रमण लगातार उत्तराखंड पे होने शुरू हो जाते हैं। गढ़वाल में दून क्षेत्र पर ज्यादा ये आक्रमण करते थे। ललित शाह के काल में 2 बार आक्रमण ये यहां पर करते हैं। ललित शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं जयकृष शाह, और सिखों से आक्रमण से बचने के लिए ये सिखों को एक टैक्स देना शुरू करते हैं जिसका नाम था राखी कर। क्वेश्चन आता है, राखी नामक टैक्स सिखों को कौन देता था? उनके आक्रमण से बचने के लिए जयकृष शाह देते थे। ठीक है, निम्न में से किस चंद शासक को लखुली बिराली यानी छिपने वाली बिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है? 7 बार असफल आक्रमण किए, 8वां आक्रमण किया तो थोड़ी सी सफलता मिली। ये था आपका लक्ष्मण चंद, जिसे लक्ष्मी चंद लिखा गया है। ठीक है, ज्यादातर इसका जो नाम है वो लक्ष्मी चंद ही है, कुछ जगहों पर लक्ष्मण चंद भी मिलता है। मानशाह गढ़वाल के राजा थे और उनके ऊपर ये लगातार आक्रमण करता था।
7 बार इसने आक्रमण किया, 7 बार पराजित हुआ और बार बार जब ये हार कर आता था तो ऐसे छुप छिपा कर जाता था, डोली में बैठकर छुपके से इसको लेकर जाया जाता था। तो इसका नाम जो जनता ने दिया, इसे लखुली बिराली के नाम से जाना गया। ठीक है, एक और कहानी है इसके पीछे, इसके नाम के पीछे, कि जब ये मुगलों से मिलने जाता था तो भीगी बिल्ली की तरह वहां पर रहता था। तो दोनों ही बातें प्रचलित हैं, लेकिन इतना आपको याद करना है कि लखुली बिराली किसको कहते थे, तो आप कहेंगे लक्ष्मी चंद को कहते थे। ठीक है, पवार काल में भूस्वामित्व के संदर्भ में संभ्रांत परिवारों व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो देखिए, जो संभ्रांत परिवार होते थे, व्यक्ति होते थे, पवार काल में जो उनको भूमि दी जाती थी उसे जागीर ग्राम कहा जाता था या जागीर भूमि कहते थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किसी व्यक्ति को साहस का प्रदर्शन करने के लिए, उसकी वीरता के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे रौत कहते थे। इसको भी ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस टिहरी रियासत के राजा ने सौणी सेर यानी आधा सेर घी नामक कर तथा ताकाबी और बकाया कर को समाप्त किया था? तो टिहरी के अंदर इन सब करों को किसने खत्म किया था? इन सब को खत्म किया था नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस चंद शासक के समय में इतना षड्यंत्र बढ़ा कि राजकुमारों को भी मारा जाने लगा? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि षड्यंत्र किसके काल में बढ़ने शुरू हो गए थे, जब राजकुमारों को भी मारा जाने लगा था। तो आप जानते हैं विजय चंद के काल में। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठे थे, लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद आते हैं, लक्ष्मी चंद के बेटे थे। दिलीप चंद की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद इनके जो छोटे पुत्र थे जिनका नाम था विजय चंद, वो गद्दी पर आते हैं। और विजय चंद के 3 चाचा थे जो हमने देखे, दिलीप चंद के भाई त्रिमल चंद, नारायण चंद और नीला गुसाई। तो दिलीप चंद के काल से ही वो षड्यंत्र करने लगे थे, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हुए। विजय चंद के काल में ये सबसे ज्यादा इनको मारना शुरू कर देते हैं, हालांकि अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तो विजय चंद तो विकल्पों में है नहीं, तो आप आंसर किसको कर देंगे? जो उनसे पहले राजा थे दिलीप चंद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवार राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति स्वयं कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता था उसे क्या कहते थे? देखिए, पवार काल में वही भूमि व्यवस्था थी, वही पूरा सिस्टम चलता था कि भूमि का जो मालिक होता है वो राजा होता है। तो राजा की आज्ञा से जो भी व्यक्ति खुद खेती करता था उसे आसामी कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल सेना ने निम्न में से किसके नेतृत्व में पवार राज्य पर आक्रमण किया जिसमें उसका साथ चंद राजा बाज बहादुर ने भी दिया था? ये किया था खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मुगलों ने गढ़वाल पर 3 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1635 में नवाज़त खान के नेतृत्व में, जिसमें रानी कर्णावती उसे पराजित करती है। उसके बाद 1653-54 में किया खलीतुल्लाह के नेतृत्व में, और उसके बाद 1656 में किया कासिम खान के नेतृत्व में। ठीक है, हर बार यहां पर मुगल पराजित हो जाते हैं। उत्तराखंड में 80 साला भू बंदोबस्त का संबंध किससे था? तो 80 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? विलियम ट्रेल ने करवाया था, 1823 में करवाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस चंद शासक ने न्योवावली और बिष्टावली नामक 2 अदालतें बनवाई थी? तो न्योवावली बिष्टावली कचहरियां किसके शासन काल में बनी थी? लक्ष्मण चंद यानी लक्ष्मी चंद के शासन काल में। 24 ठकुराई का संबंध निम्न में से किससे था? जैसे 52 गढ़ों का संबंध किससे है? गढ़वाल से। इसी प्रकार 24 ठकुराई का संबंध नेपाल से था। ऑप्शन डी। किस टिहरी रियासत के राजा ने टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना करी? तो अभी हमने देखा था पुलिस विभाग किसने स्थापित किया था? प्रताप शाह ने। ऑप्शन बी। कतूरी शासक और उसके अधिकारियों का फिर से आ गया। छूतक कौन होता था? आपने कहा दूत होता था। घटपाल सीमाओं का रक्षक होता था। विषयपति जिले का प्रमुख होता था और शौल्किक मुख्य कर अधिकारी होता था। तो चारों आपस में ये मिले हुए हैं। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। पवार राज्य में वह भूमि या गांव जिनका राजस्व राजकोष में जमा होता था उसे क्या कहते थे? तो पवार शासन काल में ऐसी भूमि जिसके जो राजस्व आता था वो सीधा राजस्व राजकोष में जाता था, उस भूमि को खालसा भूमि या खालसा ग्राम कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो संभ्रांत लोगों को दी जाती थी उसे जागीर ग्राम कहते थे। ऐसी भूमि जिससे जो राज परिवार के सदस्य होते थे उनका खर्चा निकलता था उसे सरकारी भूमि कहा जाता था।
ठीक है, और जो फौजदारों को दी जाती थी उसे फौजदारी भूमि कहते थे। निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दरोगा का पद निर्धारित किया था? अब देखिए ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो उसी षड्यंत्र से संबंधित है जब त्रिमल चंद गढ़वाल भाग गया था और फिर कुमाऊं का राजा बना। जब कुमाऊं का राजा वो बना, उसे किसी पर भी विश्वास नहीं होता था, उसको लगता था अभी भी षड्यंत्र यहां पर चल रहे हैं। तब उसने डिसाइड किया कि वहां एक रसोई दरोगा भी नियुक्त करेगा जो देखेगा कि कहीं कोई खाने में कुछ मिला ना दे। तो रसोई दरोगा सबसे पहले किसने नियुक्त किया है? त्रिमल चंद ने किया है। बहुत इसने ढूंढा कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अंततः इसने नीलू कठायत, जो कि काफी ईमानदार व्यक्ति था, चंद काल में उसे माना जाता है बहुत ही अच्छा सेनापति था, जिसकी हत्या गरुड़ ज्ञानचंद करवा देता है धोखे से, इसी का कोई वंशज था, उसको इसने रसोई दरोगा नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड में किस स्थान पर अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल थी? तो आईने अकबरी के अनुसार अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल हरिद्वार में थी। ऑप्शन ए। टिहरी राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य हुए अगस्त समझौते के समय टिहरी का राजा कौन था? कौन था? अभी हमने ऊपर देखा, नरेंद्र शाह थे। टिहरी रियासत का विलय भारत में 1 अगस्त 1949 में हुआ। टिहरी संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बना था? तो जब इसका विलय किया गया, विलय की तिथि बहुत बार पेपर में आई है, जब इसका विलय भारत में किया गया तो इसे यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। निम्न में से किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा कहा जाता है? तो गढ़वाल का अंग्रेज राजा ये कहा जाता है विल्सन को। किंग ऑफ हर्सिल भी इसको कहा जाता है। हर्सिल में सेब के बागान इसी के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, निम्न में से एकमात्र चंद शासक जिसका चित्र उपलब्ध है वो कौन है? तो यह है आपका बाज बहादुर चंद, एकमात्र चंद राजा जिसका कोई चित्र उपलब्ध है। नेक्स्ट है टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करी थी? तो टिहरी में दीवानी और फौजदारी न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? सुदर्शन शाह के द्वारा स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री की 17वीं क्लास यहाँ पर कवर करी। 3 से 4 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की और होंगी। उसके बाद परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज यहाँ पर शुरू करेंगे, बिल्कुल सिंपल नोट्स के साथ, टू द पॉइंट नोट्स के साथ पूरी परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज आपकी हम एक बार और अच्छे से कवर कर जाएंगे। जो MCQs हमारी जो सेकेंड सीरीज है जिसमें हम भूगोल, फॉरेस्ट, नदी, झील इनको कवर कर रहे हैं वो आपके लगातार चलते रहेंगे। उसमें भी हम अभी तक टोटल 11 क्लासेस कवर कर चुके हैं, उसकी क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी। साथ में जो हमारी जीके की सीरीज थी, काफ़ी समय से जीके की क्लासेस उतनी आ नहीं पाई हैं, केवल जीके MCQs की क्लासेस आती हैं। जीके की डिटेल क्लासेस भी आपकी शुरू होने जा रही है। संविधान की आपकी 4 से 5 क्लासेस हैं और भूगोल की आपकी 3 से 4 क्लासेस हैं। जल्द उसको शुरू करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे और फिर आपका जो मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक भारत है उसकी क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।